प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको, जैसा कि पहले वाले वीडियो में आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में बताया था, हम दूसरे अरावली पर्वतीय क्षेत्र के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से और जानकारी देंगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि पहले भी मैंने आपको इससे थोड़ा सा अवगत कराया था कि राजस्थान के जो मानचित्र आपके सम्मुख प्रदर्शित किया गया है इस मोबाइल स्क्रीन पर, उसको यदि हम देखें तो इस प्रकार ये जो आपको मैंने हेडलाइन किया है, ये क्षेत्र अरावली पर्वतीय प्रदेश के रूप में राजस्थान के मानचित्र में विद्यमान है। इससे ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र ये राजस्थान में ही नहीं बल्कि राजस्थान के उत्तर में दिल्ली तक और राजस्थान के और दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक विस्तृत है। ये मुख्यतः अरावली पर्वतीय क्षेत्र है जो कि कैम्ब्रियन कालीन युगीन में ये निर्मित था और भारत में अब तक के सबसे प्राचीन स्थल रूपों के रूप में इसको जाना जाता है। ये ऐसा पर्वतीय क्षेत्र है जो भारत का एक प्राचीनतम और पर्वत श्रेणी के रूप में जाना जाता है और इसका जो विस्तार है वो उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर के और गुजरात के पालनपुर तक है। दिल्ली से पालनपुर तक तो लगभग 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में और इसका अध्ययन करें तो 550 किलोमीटर इसकी लंबाई राजस्थान में ठहरती है। यानी कि शेष जो 142 किलोमीटर की जो लंबाई है वो उत्तर पूर्व में दिल्ली में और दक्षिण पश्चिम में गुजरात में ठहरती है। राजस्थान में इसका जो व्यापक जो क्षेत्र है, जैसा कि आपको मानचित्र में प्रदर्शित हो रहा है, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर में है। अब हम ये देखेंगे कि इस मानचित्र के माध्यम से और इस अरावली पर्वतमाला की कुछ क्या विशेषताएं हैं। तो ये अरावली पर्वतमाला जो आपके सम्मुख इस मानचित्र में प्रदर्शित हो रही है वो राजस्थान के मरुस्थलीय और गैर मरुस्थलीय क्षेत्र को विभाजित करती है। इधर का जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है पश्चिम का, और पूरब का जो क्षेत्र है वो गैर मरुस्थलीय अथवा हम कह सकते हैं मैदानी क्षेत्र है। तो ना केवल ये मरुस्थलीय और गैर मरुस्थलीय क्षेत्र को विभाजित करती है बल्कि राजस्थान में एक जल विभाजक का काम भी करती है, एक जल विभाजक की भूमिका भी निभाती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून जब अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान के कर्णवत रूप में विस्तृत है इसे टकराते हैं तो इसके पूर्व में तो वर्षा कर पाते हैं, लेकिन जब पश्चिम की तरफ जब उतरते हैं तो अपनी आर्द्रता खो देते हैं और इस वजह से पश्चिम की तरफ वर्षा नहीं कर पाते हैं। तो पश्चिम का जो क्षेत्र है वो शुष्क अथवा अर्ध शुष्क प्रकार का है। लेकिन अरब सागर से जो मानसून आते हैं, अरब सागर की तरफ से यानी कि दक्षिण पश्चिम की तरफ से, वो मानसून चूँकि अरावली पर्वतमाला अरब सागर के मानसून के समानांतर ठहरती है, तो अरब सागर के मानसून समानांतर होकर के और निकल जाते और हिमाचल प्रदेश और हिमालय की पर्वतपदीय क्षेत्रों में टकराते हैं। तो अरब सागर के मानसून से उतनी वर्षा नहीं हो पाती है जितनी बंगाल की खाड़ी के मानसून से, लेकिन बंगाल की खाड़ी के मानसून से भी जो वर्षा होती है वो मुख्यतः अरावली पर्वतमाला के पूर्वी प्रदेश में होती है। इसीलिए जो अरावली पर्वतमाला की जो पश्चिम का जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय प्रकार का हो गया है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है तो वनस्पति भी कम है, आर्द्रता भी कम है और रेतीला मैदान है। ये जो अब इसके अतिरिक्त हम इसे पर्वतमाला की जो विशेषता देखेंगे वो ये भी देखेंगे कि ये पर्वतमाला और मरुस्थलीय विस्तार को भी रोकने का एक प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न कर रही है। यदि ये पर्वतमाला ना होती तो इधर से और वायु अपर्दन के साथ या वायु प्रवाह के साथ और थार के रेगिस्तान का जो विस्तार है वो कुछ किलोमीटर पूर्व में भी हो चुका होता, तो एक अवरोधक, प्राकृतिक अवरोधक का काम भी करती है। अरावली पर्वतमाला विभिन्न नदियों का उद्गम स्रोत भी है, जिनमें बनास, बेडच, लूनी, खारी
कोठारी, सुकड़ी, साबरमती आदि नदियाँ। तो इस प्रकार ये बनास नदी है जो कि राजस्थान की एक बहुत बड़ी नदी है, उसका स्रोत भी खमनोर पर अरावली से है। तो इस प्रकार बहुत सारी नदियों का जो उद्गम स्रोत है वो अरावली पर्वतमाला है। तो इसके बाद हम ये देखें कि अरावली पर्वतमाला विभिन्न खनिजों का भंडार भी है, एक अजायब घर की तरह है, जिसमें चाहे लोह अयस्क हो, सीसा जस्ता हो, तांबा हो, एस्बेस्टस हो, ये विविध प्रकार जो खनिज हैं वो अरावली पर्वतमाला में से निकाले जाते हैं विभिन्न कहानों से। अरावली पर्वतमाला खनिजों के अजायब घर के साथ साथ और एक प्राकृतिक और प्राकृतिक शरण स्थली है, प्राकृतिक शरण स्थली भी है। तो प्राकृतिक शरण स्थली में हम देखें कि राजस्थान में जो मुख्यतः राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, जिनमें चाहे सरिस्का हो, रणथंभौर हो, ये अरावली पर्वतमाला क्षेत्रों में ही विद्यमान हैं। इसी प्रकार प्रमुख झीलें जो हैं राजस्थान में, जो कि राजस्थान को पर्यटन दृष्टिकोण से और आकर्षण पैदा कर रही हैं, वो जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, बालसमंद, सिलीसीड, आना सागर, ये सभी अरावली पर्वतमाला में विद्यमान है। अरावली पर्वतमाला विभिन्न झीलों के लिए, अभयारण्यों के लिए, पर्यटन के दृष्टिकोण से, विभिन्न किलों के लिए राजा महाराजाओं ने भी अरावली पर्वतमाला के महत्व को समझा और अपने रियासतों के जो किले हैं वो अरावली पर्वतमाला के उच्च शिखरों पर और अथवा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए। जिसे हम राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान के जयपुर में ही देख सकते हैं, नाहरगढ़ अथवा जयगढ़ के जो किले हैं वो अरावली पर्वतमाला पर ही हैं। इसी प्रकार तारागढ़ हो, चाहे वाला किला हो, ये सब जो किले हैं वो अरावली पर्वतमाला के सामरिक महत्व को अथवा प्राकृतिक और सामरिक दोनों ही महत्व को ध्यान में रखकर रियासत के राजाओं ने इसके महत्व को समझा। अब अरावली पर्वतमाला को हम अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं, जो इसके दिशा के अनुसार होंगे, जिनमें दक्षिणी क्षेत्र और मध्य अरावली क्षेत्र और उत्तरी अरावली क्षेत्र। इस प्रकार हम 3 भागों में और अरावली पर्वतमाला का विभाजन कर सकते हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से। यदि हम इसमें और सर्वप्रथम दक्षिणी क्षेत्र को लें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो खनिजों की दृष्टि से हो, झीलों की दृष्टि से हो, नदियों की दृष्टि से हो, या पर्वत शिखरों की दृष्टि से हो, अथवा प्राकृतिक सघनता की दृष्टि से हो, वर्षा की दृष्टि से हो, इन सभी दृष्टिकोणों से या विविध आयामों से हम दक्षिणी अरावली पर्वतमाला का अध्ययन करें तो अन्य क्षेत्रों की तुलना में ये बेहतर ठहरती है। तो चूँकि जैसे हम विभिन्न माध्यमों से पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर दक्षिणी अरावली क्षेत्र में ही विद्यमान है, सिरोही माउंट आबू में, और ये राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य पर्वत चोटियां हैं उनमें सर ये भी दक्षिण में ही है, 1597 मीटर। इसके बाद देलवाड़ा एक बहुत ऊंची चोटी है, वो है 1442 मीटर। इसके बाद हम देखते हैं जरगा पर्वत, अचलगढ़ पर्वत। तो ये ऐसी पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत चोटियां हैं जो राजस्थान में टॉप 5 के दृष्टिकोण से इनका नाम गिना जाता है: गुरु शिखर, सर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चोटियां हैं जिनमें कुंभलगढ़, लीलागढ़, नागपानी, कमलनाथ की पहाड़ी, सज्जनगढ़ आदि हैं। दक्षिणी अरावली क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पठार भी है जो भोराट के पठार के रूप में जाना जाता है। इस मानचित्र में प्रदर्शित भी किया गया है भोराट का पठार दक्षिण में, उदयपुर और प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में क्षेत्र में इसका भूआकृतिक विस्तार है। इसके बाद हम देखें आबू पर्वत के जो पश्चिम में जसवंतपुरा की जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर एक पर्वत है डोरा पर्वत। डोरा पर्वत
आबू क्षेत्र के पास। इसी प्रकार 56 की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत भी बहुत प्रमुख है। और जालौर क्षेत्र में एक पर्वत है रोजा भाकर, जालौर क्षेत्र में रोजा भाकर, ये 730 मीटर ऊंचाई वाला है। इसी के साथ यहाँ पर इसराना भाकर और झारोल पहाड़ भी प्रमुख है। अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक रूप से सघन है। अब हम दक्षिण के बाद मध्य अरावली श्रेणियों का अध्ययन करें तो हम पाएंगे मध्य अरावली क्षेत्र। मध्य अरावली जो क्षेत्र है वो मुख्यतः ये ठहरता है मध्य अरावली क्षेत्र में। हम ये देख सकते हैं, ये मध्य अरावली क्षेत्र है। यहाँ पर मुख्यतः जो ज़िला है ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट आती है, और अजमेर डिस्ट्रिक्ट आते ही हम नाम आ जाता तारागढ़ का। तारागढ़ एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी भी है, और यहाँ पर विभिन्न राजाओं ने अपनी इसको सामरिक दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए किले बनवाए और अपना साम्राज्य यहाँ से संचालित किया। यहीं पर इसके पश्चिम में नाग पहाड़ियाँ भी हैं, जहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है, नाग पहाड़ियों से। इसके अतिरिक्त अरावली पर्वतमाला की कुछ विशेषताएं, जैसा कि मैंने एक वीडियो में भारत के मानचित्र के साथ विभिन्न दर्रों को बताया था, पासेज को बताया था, वैसे ही राजस्थान में भी कुछ संकीर्ण रास्ते हैं अरावली में, उनको दर्रे बोलते हैं। तो राजस्थान में जो दर्रे हैं मुख्यतः वो हैं परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देवारी, ये राजस्थान के प्रमुख दर्रे हैं, पास हैं। ऐसे संकीर्ण मार्ग हैं जहाँ से अरावली पर्वत मार्ग के पूरा पश्चिम में आया जाया किया जाता है, और इन्हीं मार्गों को आज विभिन्न रोड और रेलवे ट्रैक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हल्दी घाटी भी एक दर्रा है, बहुत ही संकीर्ण हिस्सा है हल्दी घाटी, जो कि हम हल्दी घाटी का नाम मुख्यतः महाराणा प्रताप और मुग़ल सेनाओं के साथ जो 1576 का युद्ध था हल्दी घाटी का, उसके रूप में उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इसके बाद इसका उत्तरी क्षेत्र उत्तरी अरावली श्रेणी कहलाता है, उत्तरी अरावली। इसको हम मानचित्र में देखें तो ये जो क्षेत्र है उसमें मुख्यतः जयपुर, दौसा और अलवर, ये मुख्यतः क्षेत्र हैं। इसमें शेखावाटिक पहाड़ियाँ, तोरावाटिक पहाड़ियाँ और जयपुर अलवर की पहाड़ियाँ आती हैं। यहाँ पर जो मुख्यतः पर्वत शिखर हैं उनमें खो पर्वत श्रेणी है, ये 920 मीटर की ऊंचाई वाली है। बवाई ये पर्वत श्रेणी है जो 780 मीटर वाली है। इसके बाद नाहरगढ़, जयगढ़, ये अन्य पर्वत श्रेणियाँ, नाहरगढ़, जयगढ़, बरवाड़ा, मनोहरपुरा, भानगढ़, सिरावास, अलवर किला, बैराट, बिलाली, ये कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि उत्तरी अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः पड़ती हैं। तो आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से अरावली पर्वतमाला की विस्तार, उसकी प्राकृतिक मनोरमता, प्राकृतिक सुंदरता, सामरिक दृष्टिकोण, इसके अतिरिक्त उसका पर्यटन दृष्टिकोण से महत्व, विभिन्न राजाओं ने उसका सामरिक दृष्टिकोण समझा और विभिन्न किले बनवाए, और आज भी प्राचीन काल की सिंचाई पद्धति जो कि झीलों के माध्यम से हमें हमारे पूर्वजों ने दी, वो अरावली पर्वतमाला में वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आज हम अरावली पर्वतमाला में इतना ही इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम अगले 2 हिस्सों को और नए वीडियो के साथ आपको बताएंगे। धन्यवाद।